एक घने जंगल में एक अनाथ कौवा रहा करता था। कौवे का नाम था कालू। कालू कौवा कभी नहाता नहीं था, इसीलिए वो बहुत गंदा रहता था और उसके शरीर से हर समय दुर्गंध फूटती रहती थी। यही कारण था कि कालू को दूसरे कौवे और दूसरे पक्षी अपने पास बैठाने से कतराते थे। कालू कौवे का अपना कोई घर भी नहीं था, वो इधर उधर डाल पर बैठकर ही अपने दिन गुजार लेता था। कालू कौवा रानी नाम की एक कव्वी को बहुत पसंद करता था। वो रानी के साथ शादी करके घर बसाने के सपने देख रहा था। हाय हाय, रानी कव्वी, अगर तू मुझसे शादी कर ले तो कसम से मजा आ जाए। हम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी और हमारे बच्चे भी बहुत सुंदर पैदा होंगे। एक दिन की बात है, रानी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी मेकअप कर रही थी और गुनगुना रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। तभी वहां पर कालू आ गया और गाने लगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे और रानी आएंगे तेरे सजना। रानी गुस्से में नाक भौं चढ़ाकर कहने लगी, अरे ओ बदबूदार कालू, तू मुझसे शादी रचाने के सपने देखना बंद कर दे। अरे मनहूस, ना तो तेरे पास घर है और ना तू कोई काम धंधा करता है, ऊपर से तू सालों साल नहाता भी नहीं है। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं तेरे जैसे बदसूरत से शादी करूंगी? चल भाग जा यहाँ से। कालू कौवा रानी के हाथों अपना अपमान करवाकर चुपचाप वहाँ से उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर सोचने लगा। हाय, पता नहीं मेरी रानी मुझसे शादी करने से कतराती क्यों है, जबकि मेरे जैसा हैंडसम कौवा तो उसे पूरे जंगल में नहीं मिलेगा, कसम से। तभी कौवे की नजर एक रंग बिरंगे पंखों वाले खूबसूरत मुर्गे पर पड़ी, जो कि अपनी 4-5 मुर्गियों के साथ दाना चुगने में व्यस्त था। कालू मुर्गे को देखकर सोचने लगा, हाय हाय, देखो ये तो हद हो गई। मेरे पास एक भी नहीं है और ये मुर्गा 5-5 बीवियों के साथ घूम रहा है। जरूर इसके पास मुर्गियों को पटाने वाला जादू है। मुझे भी वो मुर्गे से जादू सीखना चाहिए। कालू उड़कर मुर्गे के पास जा बैठा और उससे कहने लगा, मुर्गे भैया, तुम तो अकेले ही 5-5 बीवियां लेकर घूम रहे हो। जरूर तुम्हें मुर्गियों को पटाने वाला जादू आता है। क्या तुम वो जादू मुझे भी सिखा दोगे? मुर्गा कौवे की बात सुनकर जोर से हंसा और कहने लगा, अरे बेवकूफ कौवे, ये मुर्गियाँ किसी जादू से नहीं, मेरे इन सुंदर रंग बिरंगे पंखों के कारण मुझसे इम्प्रेस हुई हैं, समझे? अच्छा जी, तुम्हारे कहने का मतलब है रंग बिरंगे पंख वाले पक्षी किसी को भी इम्प्रेस कर लेते हैं? हाँ, यही सच्चाई है, लेकिन तू कभी किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो एकदम काला कलूटा और बदबूदार है। अब तू यहाँ से दफा हो जा, तेरे शरीर की दुर्गंध से मेरा दम घुटा जा रहा है। पा, 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 पा। कौवा उड़कर डाल पर बैठ गया और सोचने लगा। अब ये रहस्य मेरी समझ में आ गया कि रानी कभी मुझे पसंद क्यों नहीं करती। ठीक है, मैं भी अपने पंखों को रंग बिरंगा बनाऊंगा और 4-5 कवियों से शादी करूंगा। फिर एक दिन की बात है, कालू कौवा मोर के पास गया और उससे कहने लगा, अरे मोर दादा, आप अगर मुझे अपने 2-4 पंख दे दो तो मुझे गरीब का भला हो जाएगा। मुझे आपके पंखों की बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं भी नाचता हूँ। जैसे ही नाचते समय मेरे पंख झड़ेंगे, तुम उन पंखों को ले लेना। मोर ने नाचना शुरू कर दिया। उसके 3-4 पंख झड़ गए। कालू उन पंखों को लेकर वहां से चला गया। फिर एक दिन कालू कौवा रंगीन पंखों वाले तोते के पास गया और उससे कहने लगा, तोते भैया, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? हाँ, अबे मनहूस कौवे, तो कितना गंदा है। तेरे शरीर की बदबू से मेरा जी मचलाने लगा। चल जल्दी से भाग जा यहाँ से। अरे तोते भैया,
मुझे जल्दी से अपने 2-4 पंख दे दो ना, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तोते ने जल्दी से अपने 2-4 पंख नोचकर कौवे को दे दिए और कौवा पंख लेकर वहां से उड़ गया। फिर इसी तरह कालू कौवा कबूतर के पास गया और पंख ले आया। फिर कालू नीलकंठ के पास गया और कुछ पंख वहां से ले आया। कठफोड़वा और हुदहुद से भी कालू कुछ पंख लेकर आ गया। अब कालू के पास कई तरह के रंग बिरंगे पंख जमा हो चुके थे। फिर एक दिन कालू सारे पंखों को लेकर बंदर मामा की बार्बर शॉप पर गया और उससे कहने लगा, बंदर मामा, क्या आप मेरा एक काम कर दोगे? आप ये पंख मेरे शरीर पर चिपका दो। मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। बदबूदार कौवे, मीठे जामुन लाकर दे तो मैं ये तेरा काम कर सकता हूँ। ठीक है बंदर मामा, अभी आप मेरा ये काम उधार कर दो। मैं वादा करता हूँ कल आपको मीठे जामुन लाकर खिला दूंगा। ठीक है, ला करता हूँ तेरा काम। बंदर ने कीकर के पेड़ से निकलने वाले गोंद की मदद से सारे पंख कौवे के शरीर पर चिपका दिए और कौवे की काली चोंच को भी लाल रंग से रंग दिया। रंग बिरंगे पंख चिपक जाने से कालू कौवा एक अजीब सा पक्षी नजर आने लगा। कालू जब अपने आप को शीशे में देख रहा था तो वो खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाया और अपने रंग बिरंगे पंख देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ। अरे वाह, मेरे शरीर पर तो उस मुर्गे से भी ज्यादा रंग बिरंगे पंख लग गए। अब तो रानी कौवी मुझसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। फिर कालू बंदर मामा के पास से उड़कर रानी कौवी के घर पर आ गया और डाल पर बैठकर गाना गाने लगा। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कालू का गाना सुनकर रानी कौवी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आई। वो बदले हुए हुलिये के कारण कालू को पहचान नहीं पाई, बल्कि कालू को देखकर वो डर गई। अरे बाप रे, ये इतनी अजीब शक्ल वाला पक्षी कौन है? लगता है ये कोई दानव है जो मुझे खाने के लिए यहाँ आया है। रानी ने अपनी मदद के लिए अपनी बिरादरी के दूसरे कौवों को बुलाने के लिए शोर मचा दिया। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस भयानक पक्षी से बचाओ। रानी की पुकार सुनकर वहाँ पर बहुत सारे कौवे जमा हो गए और वो भी कालू को कोई खतरनाक पक्षी समझकर चोंच और पंजों से उस पर हमला करने लगे। कालू उन्हें बताने की कोशिश करने लगा। अरे भैया, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का कालू कौवा हूँ। एक कौवा कालू की बात सुनकर कहने लगा, अबे झूठ क्यों बोलता है मक्कार? तू हमारे जैसा कौवा कहाँ है? तू तो कोई खूंखार परिंदा है। और फिर सारे कौवों ने मिलकर कालू को इतनी ठोंगे मारी कि बेचारा कालू थोड़ी ही देर में बुरी तरह से लहूलुहान होकर मर गया। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए ना तो अपनी पहचान बदलनी चाहिए और ना ही कोई फर्जीवाड़ा करना चाहिए, नहीं तो कालू कौवे के जैसा अंजाम हो जाता है। एक जंगल में एक मादा गोरिल्ला रहा करती थी। उसका एक बच्चा था जो कि बहुत भोला और शांत स्वभाव का था। वो दूसरे गोरिल्ला बच्चों की तरह ज्यादा उछल कूद नहीं करता था, बस किसी पेड़ के नीचे या अपनी माँ के पास शांति से बैठा रहता था। एक बार की बात है, माँ गोरिल्ला अपने बच्चे से कहती है, कोंग बेटा, क्या तूने कभी पका हुआ कटहल खाया है? नहीं माँ, मैंने कभी पका हुआ कटहल नहीं खाया। वो कैसा होता है? तुम मेरे साथ झील के किनारे चलो, वहाँ पर कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। आज मैं तुम्हें मीठे मीठे कटहल खिलाऊंगी। ठीक है माँ, चलो।
और फिर दोनों माँ बेटे झील की ओर चल पड़ते हैं। झील पर पहुंचकर माँ गोरिल्ला कोंग को पेड़ पर लटके हुए कटहल दिखाती है और एक कटहल तोड़कर कोंग को खिलाती है। कोंग खुश होकर कहता है, वाह माँ, मजा आ गया। ये कटहल तो बहुत मीठा है। दोनों माँ बेटे पेट भरकर कटहल खाते हैं। फिर झील पर जाकर उसका मीठा पानी पीते हैं और जैसे ही दोनों वापस घर जाने लगते हैं तभी वहां पर 2 चीते आ जाते हैं और माँ गोरिल्ला और कोंग को घेर लेते हैं। माँ गोरिल्ला तुरंत खतरा भांप लेती है और कोंग से कहती है, कोंग बेटा, जल्दी यहाँ से भागो और कटहल के पेड़ पर चढ़ जाओ। मैं अभी आती हूँ। माँ के निर्देश पर कोंग भाग कर जाता है और कटहल के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उधर माँ गोरिल्ला भी चीतों से बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चीते उसको अपना शिकार बना लेते हैं और उसे अपने मुंह में दबाकर वहां से चले जाते हैं। कोंग अपनी माँ का इतना दर्दीला अंत देखकर बुरी तरह सहम जाता है और डर से थर-थर कांपने लगता है। कोंग अब अनाथ हो चुका था। वो इस घने जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया था। कोंग ने कटहल के पेड़ को ही अब अपना ठिकाना बना लिया था। उसको जब भूख लगती तो वो पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता और झील का पानी पीकर फिर से कटहल के पेड़ पर जा बैठता। इसी तरह से कोंग की जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। कोंग सीधा सादा तो पहले से ही था, लेकिन अब अकेला हो जाने के कारण वो बहुत ज्यादा दब्बू भी हो गया था। दूसरे गोरिल्ले और दूसरे जानवर सब कोंग का मजाक उड़ाते और सब उससे अपने काम करवाते। गधा कोंग से कहता, अरे ओ गोरिल्ले के बच्चे, चल इधर आ और मेरे सर में मालिश कर, नहीं तो दुलत्ती मारकर तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। और बेचारा कोंग गधे की धमकी से डरकर उसकी पीठ पर बैठ जाता और उसके सर की मालिश करता। ऐसे ही जब कोंग कहीं जाता तो पेड़ के नीचे आराम करता हुआ कोई भालू उससे कहता, अरे ओ कोंग, किधर जा रहा है? इधर आकर जरा मेरे पाँव तो दबा दे। भालू चाचा, मैं अपने खाने के लिए भोजन तलाश करने जा रहा हूँ। मैं वापस लौटकर आपके पाँव दबा दूंगा। अबे पहले मेरे पाँव दबा दे गोरिल्ले, भोजन तलाश करने बाद में जाना। और बेचारा कोंग चुपचाप बैठकर भालू के पाँव दबाने लगता। बंदर कोंग का खाना जबरदस्ती छीन लेते और कोंग को पीटकर भगा देते और वो बेचारा अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ अपने ठिकाने पर चला जाता। चीतों और भेड़ियों को तो देखकर ही कोंग की हालत बहुत खराब हो जाती थी। फिर एक दिन की बात है, सुबह का सुहाना समय था। एक रंग बिरंगे पंखों और लंबी गर्दन वाला सारस जैसा अत्यंत सुंदर पक्षी टहलता हुआ, दाना चुगता हुआ कटहल के उस पेड़ के नीचे आ जाता है जिस पर कोंग रहता था। और वो सुंदर पक्षी अपने पंख फैलाकर नाचते हुए सुरीली आवाज में गाना गाने लगता है। कोंग पेड़ की डाल पर बैठा हुआ उस सुंदर पक्षी को देखकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, अरे, इस रंग बिरंगे पंखों वाले सुंदर पक्षी को तो मैंने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। ये यहाँ कहाँ से आ गया? तभी अचानक 2 बिल्लियाँ वहाँ आ जाती हैं और उस सुंदर पक्षी पर झपट पड़ती हैं। पेड़ की डाल पर बैठा हुआ कोंग पक्षी पर बिल्लियों को झपटता देखकर तुरंत पेड़ से छलांग लगाता है और जमीन पर आ जाता है। फिर बड़ी फुर्ती से पक्षी को अपने हाथ में पकड़कर अपने पेड़ पर चढ़ जाता है। बिल्लियाँ कोंग पर क्रोधित होकर कहती हैं, अरे ओ कोंग के बच्चे, चुपचाप हमारा शिकार हमें वापस कर दे। अगर तूने हमें हमारा शिकार वापस नहीं लौटाया तो फिर तेरी खैर नहीं। देखो बिल्ली मौसी, तुम मेरे साथ
चाहे जो कर लेना, लेकिन मैं इस सुंदर पक्षी को तुम्हारा भोजन नहीं बनने दूंगा। दोनों बिल्लियां खिसियानी होकर चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कोंग पक्षी से कहता है, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है सुंदर पक्षी, तुम निडर होकर अपने घर जा सकते हो। तभी एक चमत्कार होता है। सुंदर पक्षी एक सुंदर परी में बदल जाता है और कोंग से कहता है, कोंग, तुम बहुत दयालु गोरिल्ले हो। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम हो कौन? अब से पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। मैं एक परी हूँ कोंग। पक्षी का रूप बदलकर मैं यहाँ विचरने चली आई थी और मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। जंगल के जानवर तुम्हें कैसे कैसे सताते हैं, मुझे ये भी पता है। पता नहीं ये सब जानवर मुझे इतना क्यों सताते हैं। मैं बहुत ही कमजोर हूँ, शायद इसीलिए सताते हैं। तुम कमजोर नहीं हो कोंग, तुम भी दूसरे गोरिल्लों के जैसे ही शक्तिशाली हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हो। नहीं परी, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। अगर मेरे अंदर शक्ति होती तो मैं जंगल के सभी दुष्ट जानवरों को अच्छा सबक सिखाता। चलो, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से शक्तिशाली बना देती हूँ, फिर देखती हूँ तुम क्या करोगे। परी अपनी जादुई छड़ी से कोंग पर जादू चलाती है और देखते ही देखते 2.5 फुट लंबा कोंग 25 फुट लंबे किंग कोंग में बदल जाता है। जंगल के ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचा कोंग का कद हो जाता है और फिर परी कोंग से कहती है, मैंने अपने जादू से तुम्हें शक्तिशाली किंग कोंग बना दिया है। अब तुम्हें कोई भी जानवर परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कोंग किंग कोंग बनकर बहुत खुश हुआ और जंगल में टहलने के लिए निकल पड़ा। किंग कोंग जिधर से भी गुजरता उसको देखकर जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर डर के मारे भाग जाते और कहीं छुप जाते। किंग कोंग उस गधे को पकड़कर हवा में लटका देता है और कहता है, क्यों रे गधे के बच्चे, क्या आज तू मुझसे अपने सर की मालिश नहीं कराएगा? मुझे माफ कर दो कोंग बेटा, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तुमसे मालिश करवाता था। लेकिन ये तो बताओ, तुम नन्ही कोंग से इतने विशाल किंग कोंग कैसे बन गए? ये राज की बात है गधे, मैं तुझे नहीं बता सकता। बस तू एक बात सुन ले, यदि आज के बाद तूने जंगल के किसी भी सीधे साधे कमजोर जानवर को सताया तो मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा। ये चेतावनी देकर किंग कोंग गधे को जमीन पर छोड़ देता है। किंग कोंग को जब एक जगह भालू मिलता है तो वो भालू को भी हवा में लटका देता है और फिर किसी को ना सताने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। कोंग के विशालकाय किंग कोंग बन जाने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। एक लोमड़ी भागती हुई दोनों चीते भाइयों के पास आती है और चीतों को बताती है, अरे भैया चीतों, हमारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, भागो यहाँ से। क्या हुआ लोमड़ी चाची, क्या मुसीबत आई है हमारे जंगल पर? एक विशालकाय गोरिल्ला पता नहीं कहां से जंगल में घुस आया है। वो जानवरों को उठा उठा कर पटक रहा है। बस इतनी सी बात से तू इतना घबरा गई चाची? अरे तू टेंशन मत ले, हम दोनों भाई उस विशालकाय गोरिल्ले को देख लेंगे। आज के लंच में हम उस गोरिल्ले का मांस ही खाएंगे। चलो भैया चलते हैं। दोनों चीते वहां से चल पड़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ जानवर डर के मारे छुपे बैठे थे। चीता उनसे पूछता है, क्या तुम लोग भी उसी विशालकाय गोरिल्ले से डरकर यहाँ छुपे बैठे हो? हाँ महाराज, वो किंग कोंग है और बहुत ही बड़ा है। अरे तुम लोग डरो नहीं, हम दोनों भाई उस गोरिल्ले को मारकर खा जाएंगे।
तभी गोरिल्ले के बड़े से हाथ वहां आते हैं और दोनों चीतों को पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं।